खुशामदीद दोबारा आपका जनाब। दूसरे पड़ाव पर हम आ गए हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर। दिल्ली स्टूडियो से हम इस प्रोग्राम को आप तक ला रहे हैं और अब ज़रा खबरों के सफ़र को बढ़ाते हैं और ज़्यादा आगे और आपको सबसे पहले बताते हैं एक और अहम और बड़ी खबर जो अभी तक आ रही है अक़वाम मुत्तहिदा से। और अक़वाम मुत्तहिदा से जो खबर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि चीन एक बार फिर मेहरबान होते हुए नजर आ रहा है और चीन ने ब्लॉक किया जी उस प्रपोजल को जो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर रख दिया गया था, जिसके तहत लश्कर तैयबा के मिलिटेंट साजिद मीर को आलमी दहशतगर्द करार देना था। चीन ने आज एक बार फिर उस प्रपोजल को टर्न डाउन किया है जी, जो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर रखा गया था, जिसके अंदर भारत की तरफ से और अमेरिका की तरफ से मुश्तरका तौर पर यह कोशिश की गई थी कि लश्कर तैयबा के मिलिटेंट साजिद मीर को आलमी दहशतगर्द करार दिया जाए। और ये साजिद मीर जो है जी ये इन्वॉल्व है 2008 मुंबई हमलों के अंदर और यूएस ने प्रपोजल को मूव किया था। भारत सरकार की भी हिमायत इसमें थी और चाहते थे ये कि जनाब 1267 जो अलकायदा सैंक्शन कमेटी है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के अंदर इस साजिद मीर को उस लिस्ट में डालें। ताहम ये तीसरा मौका है जब चीन ने ब्लॉक किया भारत यूएस प्रपोजल को। यह मुश्तरका प्रपोजल था भारत और यूएस का रवा महीने के दौरान। इससे पहले अब्दुर्रहमान मक्की जो एलईटी के और जमात उद दावा के लीडर हैं, उससे साथ साथ अब्दुल रऊफ असगर जो जैश मोहम्मद के मसूद अजहर के करीबी रिश्तेदार हैं, इनको भी बचाने में कहीं ना कहीं चीन का एक बड़ा रोल था। और आज ये तीसरा मौका है जब साजिद के बारे में खबर है कि उनके प्रपोजल को भी फिलहाल डाउन कर दिया गया है। रेजोल्यूशन जो था वो 1267 सैंक्शन कमेटी के सामने था, जिसके तहत साजिद पर पाबंदी आयद करनी थी। साजिद मीर लश्कर तैयबा के कमांडरों में गिने जाते हैं और मुंबई हमलों के साथ साथ कई दीगर हमलों के अंदर भी इनका नाम आज तक आया है। याद रखिएगा मुंबई हमलों के अंदर 175 लोग मारे गए थे, जिनमें 18 पुलिस एहलकार थे, 122 लोगों के अंदर 122 सिविलियन थे, 26 फॉरेनर्स थे और इस पूरे एनकाउंटर के दौरान 9 इंतहा पसंद मिलिटेंट भी जो है वो मारे गए थे और एक जिंदा पकड़ा गया था अजमल कस्साब, जिसकी गवाही भी बाद में सामने आई थी और बड़ी चीजें जो वो खुलकर सामने आई थी। साजिद मीर ओवरसीज रिक्रूटमेंट करता है, ट्रेनिंग एक्टिविटीज करवाता है एलईटी के लिए और यूएई, बांग्लादेश, कनाडा, श्रीलंका, मालदीव, सऊदी अरबिया के अंदर उसके ऑपरेशनल नेटवर्क्स काम करते हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज के पास पूरी खबर थी, अक़वाम मुत्तहिदा के सामने मामला रखा था, लेकिन मामला आगे बढ़ा नहीं क्योंकि चीन की तरफ से ब्लॉक कर दिया गया उस प्रपोजल को जो मुश्तरका तौर पर भारत और पाकिस्तान की तरफ से पेश कर दिया गया था। अभी तक की सबसे अहम और बड़ी खबर जो अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर से सामने आई है। अब आते हैं जी वापस जरा जम्मू कश्मीर की ओर। और जब जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो यहाँ पर सयाहों को देखने के लिए कुदरती मनाजिर थे, यानी झील थी, नदियाँ थी, पहाड़ थे, खेत थे, खलियान थे, लोग थे और यहाँ पर तरह तरह की चीज़ें थी, चाहे वो रिलीजियस टूरिज्म के हिसाब से हो या नेचुरल टूरिज्म के हिसाब से हो। लेकिन अब इसमें एक चीज़ और एड ऑन हो रहा है जो वादी कश्मीर के लोगों के लिए भी है और सयाहत पर आने वाले लोगों के लिए भी इसको फ़ायदा हो सकता है। चलिए नाजरीन, श्रीनगर से बड़ी खबर जहां पर मल्टीप्लेक्स सिनेमा का बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह होगा। 20 सितंबर को मल्टीप्लेक्स का इफ्तिताह करेंगे एलजी मनोज सिन्हा और पहली बार इसमें लाल सिंह चड्ढा फिल्म की स्क्रीनिंग होगी। आपको बताते चले कि ये 20 सितंबर को यूटी के बाद दोबारा से सिनेमा खोलने को जिस तरह से इंतजामिया की जानिब से कोशिशें रही हैं और इस कोशिशें जो इंतजामिया की रंग लाई हैं और अब 20 सितंबर को श्रीनगर के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर इसकी शुरुआत होगी। मल्टीप्लेक्स सिनेमा में लाल सिंह चड्ढा 20 सितंबर को स्क्रीन की जाएगी और बाज़ाब्ता तौर पर जब ये स्क्रीनिंग होगी तो उससे पहले ही इस मल्टीप्लेक्स सिनेमा का इफ्तिताह होगा और एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से इसका इफ्तिताह किया जाएगा। और पहली बार ये गुज़श्ता 2 सालों के दौरान जहां इंतजामिया की जानिब से ये कहा गया था कि अब सिनेमा भी वादी कश्मीर में खोले जाएंगे ताकि सैर व तफरी जिस तरह से लोग चाहे हम बैरून रियासत के लोग जो वादी कश्मीर का रुख करते हैं वो वहाँ पर रुकते हैं
और उसके बाद ही जब शाम के टाइम वो सिनेमा जाना चाहते थे। अब इंतजामिया की कोशिश रंग लाई और पहली मर्तबा मल्टीप्लेक्स सिनेमा की अब बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह इसका होगा और 20 सितंबर का इफ्तिताह होगा, जहां पर एलजी मनोज सिन्हा इसका इफ्तिताह करेंगे। ये सुनवार इलाके में जहां पर बादामी बाग कंटोनमेंट है, शिवपुरा के नज़दीक इस जो मल्टीप्लेक्स सिनेमा है वहां पर इसका बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह होगा, क्योंकि सिक्योरिटी जोन है वहां पर, तो इसलिए वहां पर इंतजामिया ने इसे तरजीह दी है। अच्छा जी, विजयदर जो कश्मीरी पंडित भी है, बिजनेसमैन भी है, वो माने जा रहे हैं कि इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे जी ब्रेन चाइल्ड है, जिन्होंने ये यहाँ पर दोबारा शुरू किया। और याद रखिएगा, दर साहब वही है जो श्रीनगर के अंदर बड़ा स्कूल डीपीएस भी चलाते हैं और श्रीनगर के अंदर उनका एक बड़ा नेटवर्क है इस हवाले से। तो बहरहाल स्कूल के साथ साथ अब एंटरटेनमेंट भी होगा और एंटरटेनमेंट होगा जी शिवपुरा इलाके के अंदर। और पहली फिल्म लाल सिंह चड्ढा को वहाँ पर मल्टीप्लेक्स के अंदर दिखाया जाएगा। 11 बजे इनॉग्रेट होगा ट्यूसडे को, यानी 20 सितंबर को। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा कांग्रेस की भी आपके साथ रखते हैं। कांग्रेस की बात इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट बनती है, कांग्रेस जोड़ो या भारत जोड़ो का जो मुहिम चल रहा है, यहाँ कांग्रेस के अंदर कांग्रेस छोड़ो भी चल रहा है। ये मैं इसलिए अभी आपको बता रहा हूँ, गुलाम नबी आज़ाद के जम्मू कश्मीर से अलहदगी के बाद जम्मू कश्मीर कांग्रेस को एक के बाद एक बड़ा दचका तो लग ही रहा है। छोटे बड़े लीडर्स तो छोड़ ही रहे हैं, लेकिन एक और कदावर शख्सियत शायद कांग्रेस को छोड़ दें, इस बात का इशारों में उस कदावर लीडर ने बात सामने रखी। अब ये लीडर है कौन जी? रियासत जम्मू कश्मीर साबिका रियासत के साबिक सदर और कांग्रेस के सीनियर लीडर का बयान सामने आया, डॉक्टर करण सिंह का बयान सामने आया है। और उस बयान को देखने के बाद, परखने के बाद ये लग रहा है कि करण सिंह भी उकता चुके हैं लीडरशिप से और किसी भी वक्त टाटा बाय बाय करके साइडलाइन होंगे कांग्रेस से। आफ्टर आजाद माना जा रहा है कि डॉक्टर करण सिंह की ये जो बातचीत है, ये जम्मू कश्मीर के जाविये से इंतहाई अहम मानी जा रही है और आजाद के उस व्यू पॉइंट को एंडोर्स कर रही है जो आजाद ने अपने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल चिट्ठी के अंदर लिखा था। अच्छा, डॉक्टर करण सिंह का मानना है कि उनकी रिलेशन इस वक्त कांग्रेस के साथ जो है वो ऑलमोस्ट जीरो हो गई है और इस वक्त पार्टी लीडरशिप बिल्कुल भी उनके साथ कोई कांटेक्ट में नहीं है और कोई भी पार्टी के अंदर वेटरन लीडर जो है, यानी जिनके पास एक्सपीरियंस है, सीनियर लीडर्स हैं, उनकी बात को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। यानी जो बात करण सिंह साहब कह रहे हैं, यही बात गुलाम नबी आज़ाद साहब चंद दिन पहले कह चुके हैं। और डिससेटिस्फेक्शन, उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिस तरीके से चल रही है, जिस तरीके से चलाने की कोशिश की जा रही है, इससे जी उनके कांग्रेस के हालात जो है वो बेहतर नहीं है। और आज के दिन में कांग्रेस और डॉक्टर करण सिंह के जो रिलेशंस है वो ऑलमोस्ट जीरो हो गए हैं। 1967 में कांग्रेस को उन्होंने ज्वाइन किया था, उसके बाद वो वजीर भी बने थे। 8 से 10 साल तक वो काफ़ी पार्लियामेंट के अंदर भी रहा और उसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अंदर मेंबर भी रहे, लेकिन उसके बाद उन्हें कांग्रेस वर्किंग कमेटी से बाहर रखा गया, राज्यसभा से बाहर रखा गया, पार्लियामेंट से बाहर रखा गया और आहिस्ता आहिस्ता करके कांग्रेस ने इनसे दूरी इख्तियार की। और आज करण सिंह का मानना है कि उनकी और पार्टी के बीच जीरो तालमेल है और वो सारा वक्त जो अपना गुजारते हैं वो लिटरेचर पर गुजारते हैं, भगवत गीता और दीगर चीज़ों पर गुजार रहे हैं। जहां उन्होंने एक तरफ से इस बात की अक्कासी की है, वहीं दूसरी तरफ से उन्होंने वजीर आज़म की कसीदा गोई भी की है और ये कहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने महाराजा हरि सिंह की जन्मदिन पर छुट्टी का ऐलान किया है, दरअसल ये उनकी तरफ से जो पेशकश की गई थी, जो पेशकदमी की गई थी, उसका भी एक नतीजा। और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर और जम्मू के लोगों का एक वालिहाना मोहब्बत महाराजा साहब के साथ था, ये उसका नतीजा है कि आज सरकार ने उनके जन्मदिन पर छुट्टी का ऐलान किया है। ये भी बात उनकी तरफ से कही गई है। ताहम उन्होंने इस बात को भी दोहराया कि उनके बेटे अजातशत्रु सिंह और विक्रमादित्य ने मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल की हैसियत से कई बार रेजोल्यूशंस को मूव भी किया गया था, लेकिन उस वक्त की हुकूमतों ने उन पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी। लेकिन बीजेपी ने आज तवज्जो देकर ये मान रखा है कि कुर्बानियां रायगा नहीं होती है। क्या कुछ करण सिंह साहब ने कहा, जरा फटाफट से थोड़ी सी साउंड बाइट आप चला दीजिएगा। और ये दीराना बड़ी पुरानी डिमांड थी ये, बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि इसमें जो मांग की लोगों ने, जो एजिटेशन किया, उसमें ज़्यादातर युवा पीढ़ी ने किया, नौजवानों ने किया।
युवा राजपूत सभा और भी सब जो कौमें सब ने किया, किसी ने विरोध नहीं किया उनका। तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने जद्दोजहद की। वैसे तो डिमांड हमारी बड़ी पुरानी थी। जब मेरे दोनों बेटे विक्रमादित्य और अजातशत्रु सिंह MLC थे तो उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल में पास भी करवाया था, लेकिन फिर वो आगे चला नहीं। तो इसमें सबको मैं बधाई देता हूँ और प्रधानमंत्री जी को मैंने पत्र भी लिखा था 3-4 दिन पहले, उनको मैं बधाई देता हूँ। उन्होंने पब्लिक के नब्ज़ को समझ लिया और ये भी जान लिया कि डोगरा जो हैं ख़ास तौर पे जम्मू के सारे लोग वो कितने इस बात के ऊपर कितनी उनकी ज़बरदस्त मांग है। तो उन्होंने ये मांग ली, बड़ी खुशी की बात है। सर, लगातार मांग तो होती रही है, कई बार मांग हुई है। अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ये कह रहे हैं कि 26 अक्टूबर को विलय दिवस और 23 सितंबर को महाराजा हरि सिंह का जन्म उत्सव के मौके पर ये दोनों काम हमारी वजह से हुए, यानी बीजेपी की वजह से हुए। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें जिसने भी क्रेडिट लेना हो क्रेडिट लें, लेकिन जहाँ तक कि बापूजी की छुट्टी की बात थी, ये तो आसानी से नहीं दिया गया। ये तो बल्कि 4-5 दिन हुए तो मैंने पत्र लिखा था और स्टेटमेंट दिया था और प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था। तो ये तो अगर उन्होंने देना होता था तो बहुत पहले दे सकते थे, इतनी लंबी जद्दोजहद की ज़रूरत पड़ गई। और एक्सेशन डे तो खैर बहुत अच्छा आइडिया है और नया आइडिया है, तो खैर इसमें क्रेडिट की बात नहीं है। इसमें हर पार्टी हर कौम ने हिस्सा लिया। कोई कहे कि सिर्फ मेरा इसमें हक है, वो गलत है। आप भी लगातार मांग करते रहे और काफ़ी अरसे के बाद अब जाकर के मांग पूरी हुई। आपको क्या लगता है कि जो ये मांग पूरी हुई ये पॉलिटिकल फ़ायदा लेने के लिए, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया गया, लद्दाख को अलग किया गया, तो एक पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की गई यहाँ पर? देखिए, इसमें जो भी कोई उसमें फ़ायदा उठाए या नहीं उठाए, बात बहुत अच्छी हो गई है। हम तो उसमें कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं जो छुट्टी हो गई है। अब उसमें क्या पॉलिटिक्स चलती है, कौन सियासत चलाता है, वो तो आप जानते ही हैं, सियासत चलती रहती है। लेकिन ये ऐसी चीज़ है इसमें किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का हाथ नहीं था और ज़्यादातर पब्लिक का हाथ था इसमें। जो नौजवान थे जो जम्मू के, वो उनका हाथ था, उन्होंने बड़ी हिम्मत की। और इसलिए इसमें मैं तो क्रेडिट वगैरह की बात नहीं करना चाहता हूँ। मुझे तो इस बात की खुशी है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, महाराजा हरि सिंह जी को लोग इसलिए महज नहीं जानते हैं कि उन्होंने इल्हाक किया, लेकिन उनके राज्य में 20-22 साल में उन्होंने क्या क्या काम किए। उन्होंने ये सारे मंदिर दलितों के लिए हरिजन जो कहलाते थे खोल दिए, बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने बेगार ख़त्म कर दिया। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए मजबूरन स्कूल बना दिए सारे जम्मू कश्मीर में। उन्होंने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बनाया, जम्मू कश्मीर बैंक बनाया, उन्होंने अस्पताल बनाए, कॉलेजेस बनाए जो आज भी खड़े हैं। आप देखते आज भी वो बिल्डिंगें जो बनाई हैं वो आज तक चल रही हैं, नई ख़त्म हो रही हैं। इसलिए बहुत सारे काम उन्होंने किए, इसलिए लोग उनके लिए याद रखते थे। एक बहुत अहम चीज़ सर ये है, एक सवाल ज़रूर लूँगा कि जम्मू कश्मीर के जो आज हालात हैं, जम्मू या कश्मीर, ये जो हालात हैं इसे आप कैसे देख रहे हैं? यूटी बनाया गया और जो एक सपना था आप लोगों का कि इसको संजो करके रखेंगे, क्या वो लग रहा है कि वो सपना कहीं टूटता हुआ नज़र आ रहा है? नहीं, देखिए वो दूसरा विषय। हम तो आज तो सिर्फ इस छुट्टी के बारे में बात कर रहे हैं। जहाँ तक जम्मू कश्मीर की सियासत है वो अलग किसी वक्त आप मेरे से लीजिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल, गुलाम नबी आज़ाद साहब कांग्रेस छोड़कर चले गए, आप भी कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, क्या नुकसान होगा जम्मू कश्मीर में? गुलाम नबी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, पहले तो मैं कह दूँ। और वो मेरे ही 1971 के चुनाव में वो वर्कर थे किश्तवाड़ में। उन्होंने वहाँ से अपना शुरुआत की उन्होंने। तो मैं 50 साल से उनको जानता हूँ, 60 साल से। अब उन्होंने अपना जो सोचा होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि जहाँ तक मुझे जानकारी आ रही है, जम्मू कश्मीर कांग्रेस से बहुत सारे लोग उनके साथ जा रहे हैं, क्योंकि जो इस वक्त की लीडरशिप है उससे वो मुतमईन नहीं है। तो देखते आगे क्या होता। आपको लगता है कि एक नुकसान होगा गुलाम नबी आज़ाद के कांग्रेस से जाने से, ख़ास तौर से पूरे हिंदुस्तान में
क्योंकि बहुत बड़ा एक फैक्टर रहा है हमेशा गुलाम नबी आज़ाद का, सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में। इस कदम को आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, कदम की तो अहमियत है क्योंकि वो बहुत पुराने आदमी थे, लेकिन इसका ज़्यादा असर जम्मू कश्मीर में ही होगा, बाहर नहीं होगा इतना असर, इसका जम्मू कश्मीर में होगा। और वहाँ देखते हैं, अब जो उन्होंने नई पार्टी का नाम अभी शायद दिया नहीं है, तो नई पार्टी बनती है, क्या करती है क्या नहीं करती, देखते रहिए, आगे आगे होता है क्या। डॉक्टर करण सिंह जो बात कर रहे थे, जहां महाराजा हरि सिंह की छुट्टी के हवाले से उन्होंने बात की, वहीं पर कांग्रेस के हवाले से, क्योंकि उनकी जानिब से एक बयान भी सामने आया कि कांग्रेस की जानिब से उन्हें गुज़श्ता कई सालों के दौरान उनसे किसी ने पूछा भी नहीं है। ये कहीं ना कहीं नाराज़गी जाहिर की जा रही है डॉक्टर करण सिंह की जानिब से। अब गुलाम नबी आज़ाद के बाद ही कांग्रेस से क्या कुछ होगा, क्या अलहदा होगा या कांग्रेस के साथ रह गए, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बढ़ते आगे बात, जहाँ हम जम्मू कश्मीर की कर रहे हैं, तो वहीं पर जम्मू से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। और जम्मू के माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में एक खातून तालिबा के साथ जिनसी हरासा करने का जो एक इल्ज़ाम आयद किया गया था एक प्रोफेसर पर, उसके बाद ही जो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया है वो हरकत में आई और उन्होंने शिकायत जो खातून तालिबा की जानिब से की गई थी, इस हवाले से उन्होंने एक तहकीकाती टीम तश्कील दी है और अब उस पर तहकीकात की जाएगी। जो यूनिवर्सिटी के अंदर टीम होगी वो तहकीकात करेगी, अगर उसमें वो मुलविस पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि PhD की प्रोफेसर ने, जो खातून प्रोफेसर थी, उनकी जानिब से शिकायत की गई थी कि उन्हें सेक्सुअल हैरेसमेंट का उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। उसके बाद ही अभी यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया हरकत में आई और उन्होंने एक तहकीकाती टीम तश्कील दी है। उसके बाद यूनिवर्सिटी के अंदर ही इसकी तहकीकात होगी और उसके बाद ही अगर वो प्रोफेसर मुलविस पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी ज़राया के मुताबिक और जो ग्राउंड पर जो सूरत हाल है उसके मुताबिक एक तलबा जो स्कॉलर है, PhD कर रही हैं, वो उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर एक तहरीरी शिकायत जो है वो हुक्काम के सामने रख दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके साथ सेक्सुअल हैरासमेंट हो रहा है और इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और उसके फ़ौरन बाद इंतज़ामिया हरकत में आई और उन्होंने मज़कूरा प्रोफेसर जिसके खिलाफ शिकायत आई थी उन्हें वहाँ से हटा दिया, उन्हें उनके खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। और प्रोफेसर ज्योति शर्मा जो बिज़नेस स्कूल और उसके साथ सोनिका गुप्ता जो कंप्यूटर साइंस की वहाँ पर है, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है कि वो HOD बिजनेस स्कूल और DSW को रेस्पेक्टिवली देखेंगे। और CEO जो है श्री माता वैष्णो देवी के अंशुल गर्ग साहब, उन्होंने कैंपस का खुद भी दौरा किया है, हालात का जायज़ा लिया है और तलबा से भी बात की है, इंतज़ामिया से भी बात की है, फैकल्टी मेंबर से बात की और उन्हें ये यकीन दिलाया है कि जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी ICC है वो जिसकी सरबराही प्रोफेसर शरद कर रहे हैं करेंगे, वो जी लगातार इस पूरे मामले पर कार्रवाई करेंगे और यहाँ पर जो भी मुलविस होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी भी कीमत पर यह सेक्सुअल हैरासमेंट वाला मामला अगर सही पाया गया, किसी भी तरीके से ये बात इस्टेब्लिश हुई, तो इंक्वायरी कमेटी उनके खिलाफ ज़ाब्ते के तहत कार्रवाई करेगी। ताम आज के दिन भी जब आप और हम गुफ्तगू करें तो सुबह खबर यही थी कि श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर तनाव आज के दिन में अभी दिख रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि तहकीकात शुरू हो गई है। और खुद अंशुल गर्ग साहब ने इस पूरे इलाके का दौरा किया है, लोगों से, तलबा से भी बात की है और साथ साथ इंतजामी अमूर चलाने वाले लोगों से भी बात की है। अब ज़रा बढ़ते हैं जी आगे, बात करते हैं दाखिला वजारत की, क्योंकि दाखिला वजारत के अंदर कल रात देर के अहम सरगर्मियां देखने को मिली है। एक आला सतही वफ्द कल दाखिला वजीर के साथ मिला है और उन्हें एक मेमोरेंडम सौंपा है और यह मुलाकात सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बाद हुआ है। आपको याद होगा वी द सिटीजन्स नामी तंजीम NGO जो है वो सन 1990 में जो कुछ जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ, जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों और सिखों और दीगर लोगों के इस खिलाफ मजालिम हुए, उन्हें हिजरत करनी पड़ी, उनके टारगेट किलिंग्स हुई, उस सब को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया था कि SIT बनाई जाए, कार्रवाई होनी चाहिए। और वहाँ से जो जवाब आया था कि आप कंसर्न अथॉरिटीज़ के साथ मामला उठाएंगे, वो इस पूरे मामले को देखेंगे। उसी को देखते हुए कंसर्न जो NGO है वी द सिटीजन्स, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर रिप्रेजेंटेशन जो है वो मरकज़ी वज़ीर दाखिला को सौंप दी गई है, जिसके तहत स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT बनाने की मांग की गई है। और सन
89 से लेकर 2003 तक जो कुछ जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ, जिसमें हिंदू, सिख और दीगर लोगों का कत्लेआम है, उनकी हिजरत है, उस पूरे मामले पर SIT और कानून बनाने की बात कही गई है। इस मेमोरेंडम के अंदर यह कहा गया कि आर्टिकल 14, 19 और 21 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है, ये जी ओपनली वायलेट हुआ है क्योंकि इन्हें इंसाफ अभी तक भी नहीं मिला है। राकेश मुदगल जो सेक्रेटरी है NGO के, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर यह भी कहा कि FIR दर्ज हुए हैं, लेकिन उन्हें FIR में जो लोग मुलविस है उन्हें अभी तक भी सजा नहीं मिली है और 30 से 32 साल का वक्त भी हो गया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन पार्ट पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। यही वजह है कि 3.5 लाख कश्मीरी हिंदू और सिख जो माइनॉरिटीज़ हैं उन्होंने कश्मीर छोड़ा, वो मुख्तलिफ रियासतों के अंदर रह रहे हैं और अपने पीछे जो उन्होंने जायदादें छोड़ी हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, उन पर भी जाबराना कब्जा किया गया, उसे भी छुड़वाने की बात जो है वो कही जा रही है। अब देखना होगा कि दाखिला वजारत इस पूरे मामले पर क्या कुछ करेगी, क्योंकि इससे पहले ही एक पोर्टल, शिकायती पोर्टल जो है वो खोल दिया गया था और उसमें कई हज़ार शिकायतें भी आई, कुछ हज़ार शिकायतों का अजाला भी हुआ है, ताहम मामला वहाँ पर चल रहा है। लेकिन कल वी द सिटीजन नामी तंजीम ने बाज़ाब्ता तौर पर दाखिला वजारत के अंदर अपना मेमोरेंडम जो है वो पेश कर दिया है और याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर इस तरह की बात सामने रखी थी। अब जरा बात करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की और आपको गौहर कुछ बताएंगे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कल एदाद शुमार सामने रखे और कहा कि 2 साल के दौरान जिस तरीके से काम किया गया, शायद माजी में इस तरीके के साथ सूरत के साथ समाजी बहबूद में काम नहीं किया गया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर LG मनोज सिन्हा ने कहा है कि जो पेंशन के फवायद हासिल करने वाले उनकी तादाद गुज़श्ता 2 सालों के दौरान दोगुनी हो गई हैं। ये LG की जानिब से कहा गया। उन्होंने ये भी कहा है कि जो गरीब बच्चे हैं उनकी स्कॉलरशिप में करीब 206% का इजाफा हुआ है, ये LG की जानिब से कहा गया। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो लाडली बेटी स्कीम है, गुज़श्ता 3 सालों के दौरान यानी कि 5 अगस्त के बाद जो गुज़श्ता 3 साल है जम्मू कश्मीर के अंदर लाडली बेटी स्कीम के तहत 1 लाख से ज़्यादा बच्चियों को 150 करोड़ रुपए जो है वो ट्रांसफ़र किए गए हैं, ये LG की जानिब से कहा गया। उन्होंने ये भी कहा है कि 9,309 जो गरीब बच्चियां हैं उन्हें 37.15 करोड़ रुपए जो मैरिज असिस्टेंस स्कीम के तहत उन्हें फराम किया गया है, ये LG मनोज सिन्हा की जानिब से कहा गया। उन्होंने कहा कि जो मुख्तलिफ स्कीमें जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, चाहे गरीब बच्चों के लिए, चाहे स्कॉलरशिप की बात करेंगे या साथ ही साथ लाडली बेटी की स्कीम की तहत बात करेंगे, तो उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 3 सालों के दौरान उनकी तादाद दुगनी हो गई और कहीं ना कहीं करोड़ों रुपए उनके अकाउंट में जमा किया गया है। ये LG मनोज सिन्हा की जानिब से कहा गया है कि 2018 तक अगर हम बात करेंगे तो 2018 तक करीब 9,500 बच्चों को ये बेनिफिट्स हासिल हुए थे लाडली बेटी स्कीम के तहत, लेकिन गुज़श्ता 3 सालों के दौरान करीब 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को ये जो पैसे हैं, रुकुमात है 150 करोड़, वो उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए। उसके साथ साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो स्कॉलरशिप, उन गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है वो उसमें भी बढ़ोतरी हुई है, उसमें करीब 206% का इजाफा हुआ। एक स्क्वाश जम्मू के अंदर जब ये तकरीब हो रही थी तो वहां पर उन्होंने इस तकरीब के दौरान ये खिताब करते हुए इन बातों का जिक्र किया है। चलिए नाजरीन, बढ़ते हैं आगे, बात जरा जम्मू कश्मीर की कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर के हवाले से एक और बड़ी खबर महराजुद्दीन वड्डू के हवाले से, क्योंकि महराजुद्दीन वड्डू को अब नया RKFC कोच मुकर्रर किया गया। जी हाँ नाजरीन, महराजुद्दीन वड्डू KFC के नए कोच मुकर्रर हुए और पहली बार हेड कोच के तौर पर उसे मुकर्रर किया गया, तैनात किया गया, क्योंकि जो अक्टूबर 2022 यानी कि अगले माह से मार्च 2023 के दौरान जो आई लीग होगी, माना जाता है कि अब श्रीनगर के अंदर ही जो रियल कश्मीर फैन क्लब्स है वो श्रीनगर में ही बख्शी स्टेडियम और सिंथेटिक टर्फ जो TRC में बनाई गई है वहां पर वो अपने मैच का आगाज करेगी और वहां पर वो अपना मैच खेलेगी। महराजुद्दीन वड्डू रियल कश्मीर जो क्रिकेट क्लब हमारा है, सोलो क्लब है हमारा, वहाँ पर वो अब हेड कोच के तौर पर रहेंगे और ये पहला मौका होगा
जब लोकल टैलेंट को वहां पर जगह दी गई होगी। और ये माना जा रहा है कि 2022-23 का आई लीग जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अक्टूबर के महीने से होगा, जो मार्च 23 तक चलेगा। रियल कश्मीर इस बार बख्शी स्टेडियम के अंदर भी खेलेगा, जो सेंट विक्टर TRC के अंदर बनाया गया वहाँ पर भी खेलेगा। और महराजुद्दीन वडू इस वक्त जो है वो आलमी शोहरत याफ्ता हैं, उनकी एक अपनी पहचान अलग से है, लेकिन अब माना जा रहा है कि उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पर हेड कोच के तौर पर तैनात कर दिया गया है। जनाब यहाँ पर छोटा सा ब्रेक होगा जी, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं जी। ब्रेक के उस पार आएंगे तो तीसरा पड़ाव हमारा शुरू होगा। तो आपको जरा सत्यपाल मलिक साहब का एक और सत्य भी बताएंगे कि कल जो बयान दिया है उससे सियासत में कितनी गर्माहट आई है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। फिर आपको यह भी बताएंगे कि जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर के लिए मुश्किलें क्यों बढ़ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। ये तीनों खबरें आपको बैक टू बैक बताएंगे। आपकी आवाज को भी सुनेंगे, आपकी फरियाद को हुकूमत तक पहुंचाने का मौका भी होगा। छोटा सा ब्रेक होगा, ब्रेक के फौरन बाद हाजिर खिदमत रहेंगे, खबर भी होगी और आपकी बात भी होगी।